संसद के दोनों सदनों में हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। विधानसभा में गूंजा अवैध शराब, बेरोजगारी भत्ता और नशीली दवाई का मुद्दा। जांजगीर जिला और सत्र न्यायालय ने 3 चिटफंड कंपनियों के 84 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्की करने का आदेश किया जारी। और भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बाद 18 विदेशी बैंक भारतीय रुपयों में कर सकेंगे लेन देन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही में आज लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी, अदानी समूह और अन्य मुद्दों को लेकर बाधा उत्पन्न हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित होने के बाद फिर विपक्षी सांसदों ने हंगामा जारी रखा, जिसके बाद कल सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही विपक्षी दल के सांसद सदन के बीचों बीच आ गए और शोर शराबे के बीच नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति रही। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि विपक्षी सदस्यों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और विपक्ष के कुछ अन्य सदस्य भी अदानी समूह का मुद्दा उठाकर सदन के बीचों बीच आ गए। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से सदन की व्यवस्था कायम रखने को कहा, लेकिन शोर शराबा जारी रहा। इस कारण राज्यसभा की कार्यवाही भी कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी द्वारा लंदन में दिए गए भाषण पर कहा कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र, न्यायपालिका और राष्ट्र का अपमान किया है और हमें राष्ट्र के विरुद्ध बोलने वाले लोगों के विरोध में आवाज उठानी होगी। कांग्रेस के नेतृत्व को और देश ने नकार दिया है, तो देश के वासी अगर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये हमारा गलती नहीं है, पार्लियामेंट का भी गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट, संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे। ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही शराब के मामले में सत्ता पक्ष के विधायक गुलाब कमरो और विनय जायसवाल ने अवैध शराब कारोबार का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश के शराब बॉर्डर के रास्ते छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध तरीके से शराब बिकने पर दोनों विधायकों ने कार्रवाई करने की मांग की। आबकारी मंत्री कवासी लखमा से कांग्रेस के ये दोनों विधायक कार्रवाई करने और अवैध व्यापार को बंद करवाने की मांग करते रहे। विपक्षी विधायकों ने इस मामले में सत्ता पक्ष के विधायकों का साथ देते हुए हंगामा किया। सत्ता पक्ष के विधायक की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष ने आबकारी मंत्री को जांच करवाने और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रश्नकाल के दौरान विधायक अजय चंद्राकर ने CMIE द्वारा जारी बेरोजगारी दर के आंकड़े को लेकर विभागीय मंत्री उमेश पटेल को घेरा। विधायक चंद्राकर ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता को लेकर बजट में प्रावधान किया गया है, लेकिन सरकार के पास बेरोजगारों के आंकड़े नहीं है और सरकार निजी संस्था के आंकड़ों के आधार पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान कर रही है। ये हम आवेदन लेंगे, यही हमने कहा। हमने क्राइटेरिया सेट किया है। हमने कहा है कि उसमें आप आय का मापदंड रखा है, हमने उसमें उम्र का मापदंड रखा है, हमने उसमें सरकारी नौकरियों का मापदंड रखा है। कोई भी जो उस आय की सीमा से और उससे अंदर में रहेगा, हम सब उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। यही हमने बनाया है।
विधानसभा में पूछे गए प्रश्न पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण पर सदन के मंत्री द्वारा गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने अंतिम 4 साल के कार्यकाल और भूपेश सरकार के 4 साल के आंकड़ों को विस्तार से बताया। विधानसभा के प्रश्नोत्तरी में उनका जवाब मुझे दिया गया टीएस सिंह द्वारा, और ये जवाब बताता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भूपेश सरकार कितनी बुरी तरह से असफल रही। 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 इन आंकड़ों की तुलना में यदि 16-17, 17-18, 18-19 यानी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल और कांग्रेस के शासनकाल से मैं करूंगा, तो ये 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 में भूपेश सरकार के आने के बाद कुल 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ 72,103 मकान बने। 72,103 मकान, ये जवाब इनके विधानसभा में है। और भारतीय जनता पार्टी ने 16-17, 17-18, 18-19 में 7,53,080 मकान का निर्माण किया। 4,56,00,000 रुपया की राशि खर्चा की गई। आज का विधानसभा सत्र हंगामेदार रहा। अवैध शराब, नशीली दवाई, बेरोजगारी भत्ता सहित अनेक मुद्दों पर राज्य सरकार के मंत्रियों से जवाब तलब किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर लगातार राज्य सरकार को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में कल विधानसभा घेराव भी हुआ था। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारियों की उपस्थिति में राज्य सरकार के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद किया जा रहा है। मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत किए गए विधानसभा घेराव के दूसरे दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा घेराव का आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन रहा है। गांव-गांव, गली-गली और हर जिले के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने बताया कि आंदोलन के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करते हुए आंसू गैस के बम छोड़े गए। प्रारंभ हुई और 2011 के सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री आवास देने का काम पूरे देश भर में चला। शुरू के 3 वर्ष जब छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, हमने 7,56,000 परिवारों को पक्का मकान बनाकर दिया। पर जब से राज्य में कांग्रेस सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार ने लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम किया। कभी कहा कि इसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा है इसलिए नहीं देंगे, कभी और कोई बहाना, कभी और कोई बहाना, बार बार रंग बदलने का काम हुआ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। पर सच्चाई ये है कि गरीबों को उनके अधिकार से वंचित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने विधानसभा घेराव के आंदोलन को जन आंदोलन कहते हुए अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि साल के अंत में होने वाले चुनाव में भाजपा की सरकार बनाए। सरकार बनने के बाद आवास योजना के काम को प्राथमिकता से लिया जाएगा। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की है। अब ये भारतीय बैंक और भारतीय रुपयों में लेन देन कर सकेंगे। देखते हैं एक रिपोर्ट। कहा कि RBI से अनुमति मिलने के बाद नियत प्रक्रिया के तहत SBIA ने भारत में प्राधिकृत डीलर यानी बैंकों से संपर्क करके साझेदार देशों के बैंकों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। कराड ने बताया कि उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक RBI ने 18 देशों बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और यूनाइटेड किंगडम से बैंकों के SRVA खोलने के लिए 60 मामलों में घरेलू और विदेशी AD बैंकों को मंजूरी दी थी। कराड ने अपने जवाब में बताया कि 18 देशों में से रूस डॉलरीकरण की समग्र प्रक्रिया के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार के उपयोग करने में मुखर रहा है। वहीं भारत मुख्य रूप से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा में व्यापार के विचार का समर्थन करता रहा है। RBI ने जुलाई 2022 में SVRA की प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि इनवॉइसिंग, भुगतान और भारतीय रुपए में निर्यात या आयात में लेन देन के लिए अतिरिक्त व्यवस्था को अपनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में लगातार चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जांजगीर जिले के 7 चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई हुई। जांजगीर जिला और सत्र न्यायालय ने 3 चिटफंड कंपनी विनायक होम्स, गरिमा होम्स और कोलकाता वेयर के 84 लाख से अधिक की संपत्ति की कुर्की करने का आदेश जारी किया है। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जिले में यह पहली बार बड़ी कार्रवाई है। साथ ही 4 अन्य चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्की करने के लिए जिला प्रशासन ने कोर्ट को भेजा है। इन चारों कंपनियों की कुर्की प्रक्रिया जारी है। जांजगीर के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि कुर्की की राशि जमा की जाएगी। ऐसे निवेशक जिनसे आवेदन प्राप्त हुए हैं उनको राशि वितरित की जाएगी। इनके कुर्की के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। इनकी कुल 84 लाख की संपत्ति है। इन संपत्ति का कुर्की की कार्रवाई करके जमा की जाएगी राशि, और जमा करने के उपरांत जो निवेशक है जिनके आवेदन प्राप्त हुए उनको नियमानुसार आगे वितरित किया जाना है। और ये कुर्की की प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चल रही थी। पूर्व में जिला दंडाधिकारी द्वारा इसमें अंतरिम आदेश पारित किया गया था और वर्तमान में माननीय न्यायालय द्वारा इसमें अंतः आदेश पारित किया गया है और उसी के आधार पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। 4 अन्य कंपनियां हैं जिनके भी कुर्की के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं और वो भी प्रक्रियाधीन है। शीघ्र उनमें भी माननीय न्यायालय से सकारात्मक आदेश की उम्मीद है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद निवेशकों को राशि वापस करने जिला प्रशासन ने चिटफंड कंपनियों के संपत्तियों की जांच करवाई, जिसके बाद जिलेवार ऐसी चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई किए जा रही हैं जिसने निवेशकों से रुपए हड़प लिए थे। भारत ने आर्थिक स्थिति को लेकर व्यापक अनिश्चितता की स्थिति और निवेश को प्रभावित करने वाली मंदी की आशंका के बावजूद भारत में वर्ष 2022 में लगातार दूसरे साल चीन की तुलना में अधिक नई यूनिकॉर्न बनी है। स्टार्टअप की कुल फंडिंग में छोटे शहरों की स्टार्टअप को मिलने वाली फंडिंग में 18% की बढ़ोतरी हुई है। अब छोटे शहरों में काम करने वाले स्टार्टअप के लिए फंडिंग की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। भारत में साल 2022 में 23 कंपनियों को यूनिकॉर्न का दर्जा मिला, जो चीन की तुलना में कहीं अधिक है। बीते वर्ष चीन में $1 अरब के मुकाबले वाले ऐसे स्टार्टअप की संख्या महज 11 रही। ये लगातार दूसरी बार है जब इस मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। IVCA बेनिन कंपनी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अब भारत में उच्च मूल्य वाली इन कंपनियों की संख्या 96 हो गई है। हालांकि इस वर्ष यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनियों की संख्या 2021 के मुकाबले लगभग आधी है। उस समय देश में 44 यूनिकॉर्न बने थे और उस वर्ष इनकी कुल संख्या 73 पर पहुंच गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष 23 यूनिकॉर्न में से 9 शीर्ष 3 महानगरों को छोड़कर दूसरे शहरों से है। ये बताता है कि वित्त पोषण अब छोटे शहरों में काम करने वाले स्टार्टअप को भी मिल रहा है। कुल वित्त पोषण में छोटे शहरों के स्टार्टअप को मिलने वाला वित्त पोषण 18% बढ़ गया है। इसमें कहा गया है कि 2022 में
व्यापक आर्थिक अनिश्चितता और मंदी की आशंका बढ़ने से निवेश की गति प्रभावित हुई और देश में उद्यम पूंजी निवेश घट गया। प्रतिकूल परिस्थितियों के हावी होने से निवेश की गति साल की दूसरी छमाही में ज्यादा प्रभावित हुई। बेनिन कंपनी ने यह वार्षिक रिपोर्ट इंडियन वेंचर एंड ऑल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन के साथ मिलकर तैयार की है। इसमें कहा गया है कि घरेलू स्टार्टअप परिवेश में सौदे के मूल्य में 33% का संकुचन आने के बावजूद देश 23 यूनिकॉर्न जोड़ पाया है। बेनिन कंपनी में साझेदार अर्पण सेठ ने कहा कि आगे जाकर भी व्यापक आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितियां वित्त पोषण को प्रभावित करेंगी, लेकिन 2023 में देश में और अधिक जुझारू परिवेश बनने की उम्मीद भी है। आईबीसीए के अध्यक्ष रजत टंडन ने कहा कि उद्योग की दीर्घकालिक वृद्धि की संभावनाओं और अनिश्चितताओं को पार कर अवसरों की पहचान करने की उसकी क्षमता को लेकर हम आशावादी हैं। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।